हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे कि डेप्रिसिएशन एग्जैक्टली होता क्या है। तो जब भी हम बिजनेस के लिए कोई भी एसेट खरीदते, फर्नीचर, मशीनरी, कुछ भी, तो उस दिन से मतलब हम जब हिसाब किताब में लिखते हैं कैश बुक में या उसमें, तो उसका जो भी ओरिजिनल वैल्यू है उसका हम एक्सपेंस बता दें। ठीक है कि 50,000 का मशीनरी हुआ, 30,000 का फर्नीचर हुआ। सपोज कि हमने वो लिया है 2020 में, मतलब 2020 में हमने ये एसेट्स खरीदे थे। ये एक मशीन था और एक फर्नीचर था, हमने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया था। तो अब ऐसे केस में क्या होता है कि उस ईयर में हमारा एक्सपेंस जो है वो 80,000 से बढ़ गया। ठीक है, तो लेकिन आप प्रैक्टिकली सोचिए कि 80,000 जो है वो 1 ईयर का खर्चा नहीं है। फर्नीचर जो है वो ईयर ओवर ईयर चलता है, मशीनरी जो है वो ईयर ओवर ईयर चलता है। जब तक वो प्रोडक्शन देता रहेगा, मतलब प्रोडक्ट्स बनाता रहेगा, तब तक वो हमारे बिजनेस में रहेगा। फिर चाहे वो 2 साल हो, 5 साल हो या 10 साल हो, उसकी ड्यूरेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे केस में हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे, मतलब हम चाहेंगे कि ये 80,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे होगा। तो दूसरी प्रैक्टिकल बात ये कि डिस्ट्रीब्यूशन करना बनता है, क्योंकि 1 साल का खर्चा नहीं है। ठीक है, अब हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो भी वो एसेट की तरह दिखेगा। तो अब 10 साल बाद क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन भी करोगे लेकिन उसकी वैल्यू तो मतलब बुक्स में तो वही 80,000 दिखेगी। तब उसका क्या करें, प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए। तो आप प्रैक्टिकली सोचिए, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली बोल रही हूँ क्योंकि ये हमने बहुत बार किया हुआ है लेकिन हमें पता नहीं है। आपके पास, सबके पास मोबाइल होगा, तो वो मोबाइल जब आप खरीदते हैं तो 20,000 30,000 का आता है। लेकिन 1 महीने बाद भी आप उसको जब बेचने जाएंगे, आपको नहीं जम रहा, नहीं मजा आ रहा है, आपको नया लेना है या वॉट कुछ भी, तो वारंटी पीरियड में होते हुए भी जब आप उसको बेचने जाएंगे, मतलब 30,000 का मोबाइल है, तो आपको पूरे के पूरे 30,000 नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको स्टार्ट कर दिया, आपने उसको 1 महीना यूज किया, अपना गूगल अकाउंट डाला, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब सब चलाया, मतलब फोन को यूज किया। तो फोन को यूज करने से हम ओरिजिनल भाषा में बोलते हैं कि फोन घिस गया। गॉट इट, ओरिजिनल वर्ड। तो डेप्रिसिएशन का ओरिजिनल वर्ड घसारो होता है गुजराती में। अब इंग्लिश में उसको, मतलब अकाउंट्स में उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। मतलब कि जैसी उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है फर्नीचर की, जैसे हम 30,000 का फर्नीचर है, मानो हम 5 साल चलाते हैं वो फर्नीचर को, 5 साल बाद हम उसको रिन्यू करेंगे या वॉट, तो हम उसको क्या करेंगे, 5,000 में डिवाइड कर देंगे, तो उसका हर साल बनेगा 6,000। ओके, तो हम एवरी ईयर जिस दिन से खरीदा है, एवरी ईयर हम उसको 6,000 से रिड्यूस करते जाएंगे। सेम फॉर मशीनरी। सपोज के मशीनरी चलेगा 2-3 साल, तो हम 50,000 को भी ऐसे डिवाइड कर देंगे 2-3-4 साल में। ठीक है, मतलब 10%, 20%, 30% डेप्रिसिएशन लगाएंगे उसके यूसेज के ऊपर कि कितना हम यूज करते हैं उसको। ठीक है, तो वो जो यूसेज है, जो ये उसकी वैल्यू जो डाउन होती है जब आप बेचने जाएंगे, तो 50,000 का मशीनरी का 50,000 वापस आपको कोई भी नहीं देगा। 20,000, 30,000, 10,000, 5,000, और एट द एंड आपको भंगार में देना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू हम काउंट नहीं करते। ओके, जीरो वैल्यू काउंट करते। तो ऐसे केस में आपको एवरी ईयर 50,000 के ऊपर भी एक अमाउंट रिड्यूस करना है, 30,000 के ऊपर भी एक अमाउंट रिड्यूस करना है। अब वो रिडक्शन जो है, रिडक्शन इन वैल्यू जो है, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और वो जबकि नॉमिनल अकाउंट में आता है, तो डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये एक्सपेंस नहीं है, मतलब हमने पैसा तो ऑलरेडी ये लेने के टाइम पे हमने खर्चा कर दिया, तो हम उस पैसे को नलीफाई कैसे करते, रिड्यूस कैसे करते, तो डेप्रिसिएशन को डेबिट करके, एक्सपेंस लॉस करके, मतलब वो मशीन उतना जा रहा है मतलब घिस रहा है। तो एवरी ईयर हम इसका समझो 10,000 रिड्यूस करेंगे, एवरी ईयर हम समझो इसका 6,000 रिड्यूस करेंगे, तो इसका भी 5 साल बाद वैल्यू जीरो हो जाएगा, इसका भी 5 साल बाद वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाता है डेप्रिसिएशन। तो उसका एंट्री आता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस, और उसके सामने जो भी एसेट है, टू एसेट्स अकाउंट, मतलब जो भी एसेट आप है, फर्नीचर है, मशीनरी है, जो भी है उसका लिखना है। मतलब क्यों, ये क्यों क्रेडिट करना है, मशीन कहीं जा नहीं रहा है लेकिन उसकी वैल्यू डाउन हो रही है,
इसलिए हम मशीन को एसेट्स को क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट बट एक्चुअली इट इज नॉट गोइंग बट वैल्यू इज रिड्यूसिंग, डिमिनिशिंग। अब यहाँ पे मैंने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लिखा है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड लिखा है। तो मैंने या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, जो भी नाम चाहे आप ले लो, सब एक ही है यहाँ पे। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो मैंने जो यहाँ पे बताया कि एवरी ईयर 10,000, एवरी ईयर 6,000 रिड्यूस करते जाएंगे, वो इस मेथड के बारे में था। स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। ओके, अब आप बोलोगे कि मैम एवरी ईयर उसकी वैल्यू तो रिड्यूस होती जा रही है, ठीक है, 5 साल बाद वो जीरो हो जाएगा, 10 साल बाद जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब कोई कोई एसेट्स जो है, कोई कोई अकाउंटिंग फॉर्म जो है वो बोलेगा कि हमें ये नहीं करना है, हमें जीरो जीरो वैल्यू नहीं करनी है अपने एसेट की। वो रिड्यूस होगा ठीक है चलेगा, लेकिन हमको ये जीरो वैल्यू नहीं करनी। तो वो क्या करेगा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो उस केस में क्या होता है कि पहले फर्स्ट ईयर अगर 50,000 का वैल्यू, फर्स्ट ईयर का सेम आएगा दोनों में। सपोज सॉरी 20% लगा रहे हैं, मतलब फर्स्ट ईयर इज 10,000। ओके, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 10,000, तो वो हमने रिड्यूस कर दिया फर्स्ट ईयर में। अब नेक्स्ट ईयर जो होगा वो 40,000 उसका। इसमें हम क्या कर देते, एवरी ईयर 10,000 रिड्यूस कर देते, फिक्स अमाउंट रिड्यूस कर देते। पहले साल में जितना परसेंटेज था उतना ही परसेंटेज एवरी ईयर हम कर देते ओरिजिनल कॉस्ट पे, 50,000 पे ही। तो 50,000 का 20%, 10,000 एवरी ईयर 50,000 के ऊपर ही हम 20% निकाल देते। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में, डिमिनिश मतलब कम होना, रिड्यूस होना, उसमें हम क्या करते हैं कि पहले साल उसका 50,000 कॉस्ट था तो उस पर हमने 20% निकाला। अब नेक्स्ट ईयर वापस जब हम डेप्रिसिएशन करेंगे, फाइनल अकाउंट्स के टाइम पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन होता है, तो 40,000 का 20% हम लेंगे। कितने का, 40,000 का। क्योंकि अब पूरा साल यूज करने के बाद, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, इस साल उसकी वैल्यू हो रही है 40,000। तो उस साल आपको 40,000 का डेप्रिसिएशन लेना है और उसका 20% परसेंट सेम रहेगा, लेकिन ओरिजिनल अमाउंट नहीं, 50,000 के ऊपर नहीं, जो रिड्यूस करके जो अमाउंट है उसके ऊपर। तो नेक्स्ट ईयर आपका डेप्रिसिएशन आएगा 8,000 सेकेंड ईयर में। फिर 8,000 रिड्यूस करके 40,000 में से 8,000 रिड्यूस करो तो थर्ड ईयर में आपको 32,000 का लेना है। तो 32,000 का 20% होता है 6,400। तो इस तरह से हर साल आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज होता जाएगा और बैलेंस शीट में मशीन की वैल्यू भी उतनी कम होती जाएगी। ये मेथड में क्या होगा, पहले साल आपकी मशीन की वैल्यू होगी 50,000, दूसरे साल 40,000, 30,000, 20,000, 10,000 एंड देन जीरो, फिर खत्म। फिर भी अगर आप उस मशीन से मतलब प्रोडक्शन निकाल रहे हैं, बना रहे हैं, अभी भी वो परफेक्ट चल रहा है, लेकिन बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। क्या हो गई, जीरो। तो मतलब जब भी आप उसको बेचेंगे, सेकेंड हैंड बेचेंगे, कुछ भी बेचेंगे, और उसका आपको 5,000 या 10,000 रुपीज समझो आते, तो आपका वो पूरा का पूरा प्रॉफिट में जाएगा, क्योंकि आपके बुक में तो उसकी वैल्यू जीरो हो गई, मतलब वो मशीन एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन फिर भी कोई पर्सन है उसके 5,000 10,000 दे रहा है, तो 5,000 10,000 पूरा का पूरा प्रॉफिट कैलकुलेशन होगा, ठीक है, प्रॉफिट गिना जाएगा, क्योंकि जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उसके पैसे मिल रहे हैं आपको। अब इस केस में कभी भी जीरो वैल्यू नहीं होगी। इस केस में अगर वो 10,000 का लास्ट में 10,000 भी शो कर रहा है तो उसका 20% लेंगे, फिर उसका 8,000 आएगा, फिर 8,000 का 20%, तो 1,600, फिर वो 1,600 माइनस करके जो बचेगा उसका 20%, फिर उसका 20%, उसका 20%, करते करते आपका वैल्यू जीरो नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ मतलब मशीनरी के सामने कुछ ना कुछ दिखेगा। और उसका जब भी आप उसको बेचेंगे तभी भी उसको आपको 5,000 10,000 अगर मिल रहा है, सपोज के बुक में आपके वैल्यू दिखा रहा है 3,000 और उसका आपको 5,000 मिल रहा है, तो वो 2,000 का प्रॉफिट शो करेगा। फिक्स बैलेंस में क्या था, पूरा 5,000 बैलेंस प्रॉफिट शो करेगा। तो टेक्निकली दोनों चीजें मतलब दोनों कैलकुलेशन अलग अलग है, लेकिन जिस फर्म को जो भी मेथड जमता है वो मेथड वो लोग करते, जमता है वर्ड इज फॉर, जिनको जो भी समझ में आता है, जो कन्वीनियंट है, वो मेथड वो यूज करता है। हालांकि वो जो सीए वाले लोग हैं उन्होंने एक पर्टिकुलर चीजों के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बताया हुआ है
कि कौन से एसेट्स के लिए कौन सा परसेंटेज, कितना परसेंटेज अपने को डेप्रिसिएशन लेने का है। लेकिन जो सोल प्रोप्राइटर्स है वो प्राइवेट फर्म्स होते हैं, तो वो इतना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह में जाते नहीं और उनके यूसेज का उनको पता है। अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में समझो 20% बताया, लेकिन उनका उतना यूसेज है ही नहीं, तो वो 15% भी करेंगे, 12% भी करेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में 10% बताया, लेकिन उनका यूज बहुत ज्यादा है, तो वो 15% भी चार्ज कर सकते हैं। तो एट द एंड जो भी परसेंटेज दिया है, जो भी मेथड दिया है, उस मेथड के हिसाब से, उस परसेंटेज के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करना है। फाइनल अकाउंट्स में इसकी एंट्री आएगी और डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करना है, और जो भी एसेट में वो लगाया हुआ है, डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, उस एसेट की वैल्यू को उतने परसेंटेज के रुपीज से 10,000 हो या 8,000 हो, उतने अमाउंट से आपको रिड्यूस करना है। अब आप बोलोगे लेकिन मैम जमीन वगैरह होती है तो उसके रेट्स तो बढ़ते हैं। यस, बढ़ते हैं। कोई कोई बिजनेस पर्सन होता है, उसके पास जमीन भी होती है, तो जमीन के रेट्स जो है वो अप्रिशिएट होते हैं, बढ़ते। तो उसमें सेम चीज अप्रिसिएशन करना, जैसे हम इसमें डेप्रिसिएशन करके वैल्यू रिड्यूस करते, वैसे उसमें अप्रिशिएट करके उसका वैल्यू बढ़ाना है। तो जैसे यहाँ पे डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ था, कहाँ गया डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, तो इसका उल्टा आएगा, एसेट का वैल्यू बढ़ेगा। तो ऐसे केस में एसेट को हम बढ़ाएंगे, जितने का भी एप्रिसिएशन लगा है। समझो 50,000 या 5 लाख की जमीन है और उसके ऊपर 1 लाख रुपीज जमीन के रेट्स बढ़ गए, तो यहाँ पे हम 1 लाख रुपीज डेबिट करेंगे एसेट को, और टू अप्रिसिएशन क्या लिखेंगे, अप्रिसिएशन अकाउंट, मतलब इसकी वैल्यू 1 लाख रुपीज से बढ़ गई। 5 लाख रुपीज उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, लेकिन 1 लाख रुपीज उसका बढ़ गया, 20% से वो बढ़ गया। तो अब उस जमीन की वैल्यू 6 लाख हो गई है, और वो जो 1 लाख है वो हमने एक्स्ट्रा जमीन खरीदी नहीं है, उसका अप्रिसिएशन हुआ है, मतलब उतना फायदा हुआ है। तो डेप्रिसिएशन अगर लॉस है तो अप्रिसिएशन गेन है। ओके, तो क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स और डेबिट व्हाट कम्स इन, तो एसेट इज नॉट कमिंग इन बट द वैल्यू इज इंक्रीजिंग। ओके, तो इस हिसाब से आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना है। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको ट्रायल बैलेंस बताऊंगी और उसके बाद होगा फाइनल अकाउंट्स। ओके, सो स्टे ट्यून्ड।